दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 की सरकार। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं और इस शपथ ग्रहण की चर्चा के बीच ही इस बात की भी चर्चा लगातार अब जोर पकड़ रही है, आखिर मोदी 3.0 के कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे, विश्लेषण करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन चेहरों के बारे में जिनका केंद्र में जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो आखिर कौन से हैं वो चेहरे और क्यों उन्हें मिल सकता है मंत्री पद, चर्चा इसी बात पर। कल बीजेपी की होने वाली बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है, इस पर भी हम करेंगे बात। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेंगे। मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। गठबंधन में साथ में है, डिमांड जायज है और मुझे लगता है कि जो भी आपसी तालमेल बैठेगा उसमें बेहतर विभाग मिलेंगे, बेहतर काम करेंगे। क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे। सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही सहयोगियों की डिमांड ने सवाल खड़े शुरू कर दिए हैं। क्या मोदी 3.0 सरकार भी उतने ही ताकतवर फैसले ले पाएगी जैसे मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में हुए थे? सबसे पहले आप देखिए एनडीए के सहयोगी दलों की वो डिमांड क्या है जो सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। बहुत ज्यादा ना मूवमेंट में अच्छे लगते हैं हर बार। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। कोशिश है कि 3-4 मंत्रालय, 4 से 5 मंत्रालय हमारी जो है और एक अच्छे मंत्रालय हो इस बार। शपथ हुई नहीं, डिमांड आने लगी है। कोई सहयोगी बता रहा है इतने मंत्री पद चाहिए, कोई बता रहा है फला स्कीम में ये खामी है, फला स्कीम में ये खामी है। कोई अपने राज्य को स्पेशल स्टेटस दिलाना चाहता है। एक सीट जीतने वाली पार्टी के नेता भी अपने सांसद को मंत्री बनवाना चाहते हैं। शर्तों की लिस्ट लंबी है, लेकिन इस बार ऐसी ही शर्तों के साथ एनडीए सरकार चलनी है। एनडीए 3.0 में जिस पार्टी की जितनी ताकत है, उस पार्टी की बार्गेनिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा है और पाला बदलने की कला में जो जितना माहिर है, उसकी आवाज ध्यान भी उतना ज्यादा खींचती है। 12 सीटों वाले नीतीश कुमार दिल्ली में ही जमे हैं। सबसे पहले उनकी पार्टी की डिमांड और राय सुन लेते हैं। अग्निवीर, यूसीसी और जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले की गई। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। इसके अलावा 12 सीटों वाली जेडीयू को 5 मंत्रालय भी चाहिए और मंत्रालय अच्छे भी होने चाहिए। चलिए अब ये भी सुन लीजिए, जब सवाल होता है सपोर्ट के लिए कोई शर्त भी है क्या, तो जवाब क्या मिलता है? कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। ये बयान सुनकर तो समझना मुश्किल है, समर्थन बगैर शर्त है या फिर लेकिन के साथ कंडीशन अप्लाइड है। चलिए बिहार से आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं। यहाँ से एनडीए के सहयोगियों की सीटों की संख्या ज्यादा है तो आवाज का दम भी ज्यादा है। अब तक टीडीपी की तरफ से कैबिनेट में सीटों की संख्या को लेकर तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक टीडीपी 5-6 बड़े मंत्रालय, स्पीकर का पद और आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाना चाहती है। ये दर्जा आंध्र को क्यों चाहिए ये भी समझ लीजिए। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, हैदराबाद शहर तेलंगाना का हिस्सा बना।
राजस्व को होने वाले नुकसान को आधार बनाकर आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग की गई। यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश को SCS देने का वादा भी किया था। उस सरकार के बदलने के बाद नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार से भी चंद्रबाबू नायडू ने स्पेशल स्टेटस मांगा। नायडू के बाद 2019 से 2024 तक मुख्यमंत्री रहे जगन मोहन रेड्डी ने भी स्पेशल दर्जे की मांग की। अब चंद्रबाबू नायडू फिर से आंध्र के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी मांग को ठुकराना आसान भी नहीं होगा। वैसे ये भी सच्चाई है, स्पेशल राज्य के दर्जे वाले सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, लेकिन दबाव बढ़ा तो एनडीए सरकार को रास्ता निकालना होगा। अब तो विपक्षी दलों ने भी आग में घी डालना शुरू कर दिया है। 2014 में बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा दिया जाएगा ताकि निजी निवेश आए, टैक्स छूट मिले निजी निवेशकों को। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से ये मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े। पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? कुल मिलाकर गठबंधन के मित्रों के तेवर और डिमांड देखकर तो यही लग रहा है मोदी 3.0 में देश की चुनौतियों के साथ साथ गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से मिलने वाली चुनौतियों से भी सरकार को निपटने की कला सीखनी होगी। और अब तक बहुमत की सरकार चलाने वाले मोदी ये कैसे करेंगे, इसे देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनडीए के सहयोगी दलों की बातें और बयानें आपने सुनी और समझी। इससे एक इशारा मिल रहा है कि जब कैबिनेट का गठन होगा, राह उतनी आसान नहीं होगी जो 2014 और 2019 में हमने देखा था। लगातार जो एक्सक्लूसिव जानकारी है हम भी लगातार फील्ड में रहते हुए इकट्ठा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी जगह जगह से जुड़ रहे हैं। दिल्ली में मौजूद हैं आकाश, भोपाल में मेरे सहयोगी प्रमोद मौजूद हैं जो लगातार काउंटिंग के बाद से ही दिग्गजों के इंटरव्यू भी कर रहे हैं, अंदर की बात टटोल भी रहे हैं। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा भी करेंगे, सवाल भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आकाश से। आकाश, आपके पास क्या वो एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कैबिनेट में मध्य प्रदेश से किस किस को एंट्री मिल सकती है? इस बार पहले की तरह हालात नहीं है, एडजस्ट भी करना है, चेहरों को मौका भी देना है। देखिए, पिछली बार की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से कई बड़े चेहरे मोदी कैबिनेट में शामिल रहे, चाहे वो हम प्रहलाद पटेल की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें। और इस बार भी कई जो नाम हैं, बड़े नाम हैं, वो आगे चल रहे हैं। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये तमाम नाम हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस बार क्योंकि बीजेपी की सीटें कम है, गठबंधन को लेकर अगर राजनीतिक दबाव बनता है तो देखिए मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल को जितनी पिछली बार जगह मिली थी सदस्यों को, थोड़ी कम जरूर हो सकती है। लेकिन यहाँ से कई मंत्री मोदी की टीम में शामिल होंगे और कल एक अहम बैठक है। पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी और जो तमाम मध्य प्रदेश के सांसद हैं उनके मध्य प्रदेश भवन दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और इसके बाद कल देर शाम एनडीए की भी बैठक होगी और इस बैठक के बाद जो बहुत कुछ तस्वीरें हैं वो साफ होंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होना है, तो जो तैयारियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरों से की जा रही है। अब देखना होगा कि इस नई कैबिनेट में, नई टीम में किन नए चेहरों को शामिल किया जाता है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो बड़े मार्जिन से जीतकर इस बार सदन पहुंचे हैं। अगर हम शंकर लालवानी की बात करें तो 11 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो अब देखना होगा कि इसमें जो नई टीम बनेगी उसमें किन नेताओं को जगह मिलती है। ठीक है आकाश, आप बने रहे हमारे साथ, चर्चा भी और करेंगे, सवाल भी करेंगे। कुल मिलाकर मोदी सरकार 3.0 का रास्ता उतना भी आसान नहीं जितना आंकड़ों में नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि इन सभी मांगों के बीच बीजेपी ने क्या कुछ रणनीति तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक सीसीएस मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, बीजेपी के पास गृह और वित्त मंत्रालय रहेगा, विदेश और रक्षा मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही रहेंगे। सहयोगियों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, अन्य बड़े मंत्रालयों में सहयोगियों को हिस्सा मिलेगा। राजनाथ को पोर्टफोलियो बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई है। अंदर खाने चर्चाएं शुरू भी हो गई हैं। एक तरफ जहां शर्तों और मांगों की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, दूसरी ओर कल की जो बैठक है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कल की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे, बैठक में उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, पार्टी के पदाधिकारी और नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। संसदीय दल की भी अहम बैठक होने जा रही है। सभी सांसद नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुनेंगे। और साफ तौर से अगर हम बात करें नामों की, चर्चाओं की, तो लगातार अंदर खाने मंथन हो रहा है। कल जो संसदीय दल की बैठक हो रही है
वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की रणनीति तय होनी है। कौन कौन से चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं उसको लेकर भी मंथन है। जो सहयोगी दल हैं, खासकर अगर हम जेडीयू की बात करते हैं, टीडीपी की बात करते हैं, उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन इशारों में शर्तें भी रखी जा रही हैं। उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। मैं सीधे रुख करता हूं भोपाल का, जहां मौजूद हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, काउंटिंग के बाद से ही आप लगातार बीजेपी के दिग्गज चेहरों से इंटरव्यू भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब चेहरों को चुनने की बारी आएगी? किस किस नाम को शामिल किया जा सकता है? देखिए, अब की बार जो सरकार है उसको लेकर मैं कह देता हूं, अब की बार मैं से नहीं हम से चलेगी सरकार। अब की बार मिलजुल कर चल पाएगी सरकार। और जो कह रहे हैं कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ बयानों तक हो सकता है। यदि इसका विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे सत्य प्रकाश जी, क्योंकि देखिए, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। शायद हो सकता है बीजेपी, मुझे तो लगता है बयान हो सकता है, पॉलिटिकल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन समझ गई होगी अंदर खाने में। तभी तो आप देखिए ना, बिहार में इलेक्शन से ठीक पहले नीतीश कुमार सामने आ गए, साथ आ गए, चंद्रबाबू नायडू आ गए, जो जिनसे दिल एकदम टूट गए थे, फट गए थे, लेकिन ऐसे जुड़े। शायद हो सकता है ये रिपोर्ट होगी और आरएसएस के सर्वे के अकॉर्डिंग इस तरीके के फैसले लिए गए होंगे। हमसे इस बार हम दिलदार होंगे, दिल्ली दिलदार होगी। और अब सत्य प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे है, इस बार भले ही मध्य प्रदेश में 29 की 29 आ गई हैं, लेकिन उनको मौका ज्यादा देना पड़ेगा जिनके सहारे ये सरकार बनी है। बिल्कुल प्रमोद जी, आपका अनुभव बिल्कुल तो इसलिए एमपी का कटौता हो जाएगा। बिल्कुल, आपका अनुभव बिल्कुल सही कहता है प्रमोद जी। देखिए, मध्य प्रदेश ने क्लीन स्वीप किया है। मैं तो ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है वो देश में बेस्ट माना जाएगा। भले ही छोटे राज्यों में क्लीन स्वीप किया है, लेकिन 4, 3, 5 या 7 सीट नहीं, यहाँ 29 की 29। जब नरेंद्र मोदी के होम स्टेट गुजरात में भी कांग्रेस 1 सीट लेने में कामयाब रही हो, तो ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि 5 मेंबर्स यानी 5 सांसद यहां से मध्य प्रदेश से गए थे, क्या इस बार भी जाएंगे? एक बड़ी संख्या, चाहे जेडीयू हो, टीडीपी हो या लोक जनशक्ति हो या दूसरे दल हो, उनको सीट्स देनी पड़ेंगी उनके मन माफिक, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी जी के सामने ये चैलेंज नहीं था। अब अपनों को संभालेंगे, दूसरों को देंगे, ये कहावत कहीं ना कहीं लागू होगी। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मध्य प्रदेश एक बड़ी लीड लेकर जा रहा है, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखा जाएगा, जो मेरा अंदाजा है या मेरे सोर्सेस कहते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी, इनको बैलेंस करने की तरफ जरूर भारतीय जनता पार्टी कदम उठाएगी। तो जो फिट बैठेंगे वो इसमें शामिल होंगे। यस प्रमोद जी, टेल मी, बताएं प्रमोद जी। ठीक है प्रमोद, हम बात करेंगे सत्यप्रकाश जी से, लेकिन जरा के शर्मा जी को जोड़ लेते हैं इस चर्चा में। के शर्मा जी, इस वक्त एक शब्द सियासत की फिजाओं में लगातार घूम रहा है, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक, एडजस्टमेंट। निश्चित रूप से जब एक बार्गेनिंग, पॉलिटिकल बार्गेनिंग भी कर सकते हैं इस शब्द में, कि जिस तरह से आप अकेले भाजपा जिस तरह से 303 थी, तो उस समय की ताकत अलग थी। इस बार निश्चित रूप से जो हम के ये से जो का बात चलेगी, उसके तहत जो अन्य दल आपके साथ आ रहे हैं, अब तो निर्दलीय भी आपके साथ आ रहे हैं, तो उन सबको कैसे संतुष्ट करना एक बड़ी बात है। लेकिन भाजपा के इस मामले में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में सांसदों की संख्या बढ़ सकती है, जिस तरह से राज्यों में सरकार बनती रही है। अभी अमित शाह अभी सक्रिय होंगे तो क्या स्थिति बनेगी, ये भी एक सवाल है। दूसरी चीज है, जो आपने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और यहाँ से जो मंत्रियों की संख्या बात चल रही है, मुझे लगता है कि जैसे शिवराज सिंह, प्रशासनिक क्षमता की दृष्टि से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ से कहेंगे तो बृजमोहन अग्रवाल एक लंबा प्रशासनिक क्षमता रखते हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो अभी तक के राज्य मंत्री कहीं पर छत्तीसगढ़ को मिलता रहा है, चाहे वो रमेश बैस जी रहे,
रमन सिंह रहे, चाहे विष्णुदेव साय रहे, चाहे रेणुका सिंह रहे। इस स्थिति में यदि केंद्रीय मंत्री की जो बात आ रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर से भाजपा में बात आ रही है कि इस बार केंद्रीय मंत्री मिल सकता है, तो ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि इस बार आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में। तो अभी तक जो आदिवासी के रूप में विष्णुदेव साय को कहें या रेणुका सिंह को कहें, इनको राज्य मंत्री मिला पद। अब इस बार जो जाएगी तो हो सकता है कि शिवराज बृजमोहन की एक बड़ी जोड़ी जो है पुराने मध्य प्रदेश में भी हम लोग देखे थे पटवा जी की सरकार के समय, एक बड़ी बात होती है। उसके साथ ही संतोष पांडे जो भूपेश बघेल को हरा के दोबारा गए हैं, और तीसरा जो ओबीसी चेहरे के रूप में यदि सामने आए हैं तो विजय बघेल दुर्ग से अच्छा। के शर्मा जी, आप जिन 3 नामों का जिक्र कर रहे हैं, हम जरा स्टेट एडिटर रुपेश गुप्ता से बात कर लेते हैं, जो लगातार वहां के पॉलिटिकल हालातों को देख रहे हैं। रुपेश, 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, कौन सबसे प्रमुख पहली पंक्ति में खड़ा नजर आ रहा है? देखिए, इस लिहाज से देखा जाए कि पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो किसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, किसके संग और जो आला कमान है उनसे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इस लिहाज से देखा जाए कि किसको अपराजय योद्धा माना जाता है, किसको सबसे ज्यादा लीड मिली है, तो जाहिर तौर पर वो नाम आता है बृजमोहन अग्रवाल का। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का जो कद है, तो जाहिर तौर पर उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के सामने चुनौती यह है कि अगर बृजमोहन अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाए, तो चूंकि एनडीए की सरकार है, उस लिहाज से जो सहयोगी दलों की डिमांड सामने आ रही है, उसमें कैसे एडजस्ट किया जाएगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात जो के शर्मा कह रहे थे कि चूंकि आदिवासी मुख्यमंत्री है और इससे पहले जो मोदी 1 और मोदी 2 गवर्नमेंट रही है, उसमें एक आदिवासी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। लेकिन इस बार हो सकता है कि ये दर्जा किसी और को दिया जाए, किसी ओबीसी को दिया जाए, किसी जनरल को दिया जाए। और इस लिहाज से विजय बघेल का भी नाम है, संतोष पांडे का भी नाम है, जो संघ बैकग्राउंड से आते हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया है उन्होंने। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मौका किसको मिलता है। लेकिन चूंकि 11 सीटों का स्टेट है, इस लिहाज से कांग्रेस की भी सरकार थी तो चरणदास महंत केंद्रीय राज्य मंत्री थे, और उसके बाद तमाम लोग केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इस लिहाज से जो छत्तीसगढ़ का कोटा अभी तक केंद्र ने निर्धारित किया है, वो जाहिर तौर पे छोटे पोर्टफोलियो का रहा है। लेकिन इस बार उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों में खराब परफॉर्मेंस के बावजूद यहाँ पे 11 में से 10 सीटें जीती हैं, 1 सीट कांग्रेस से छीनी है, उस लिहाज से जाहिर तौर पे कैबिनेट मंत्री या फिर इंडिपेंडेंट चार्ज मिल सकता है, और इस रेस में बृजमोहन अग्रवाल सबसे आगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की राय। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या वो फैक्टर रहेंगे? देखिए, एक चीज तो तय है, जैसा कि प्रमोद जी ने कहा कि अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये मान के चलिए कि ये मोदी 1 हो, मोदी 2 हो नहीं है, जिसमें उन्होंने अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया, फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। ये कभी किसी पार्टी लीडर का कंट्रीब्यूशन, उसकी सीनियरिटी, ये कुछ भी नहीं देखा गया। चाहे कोई सा भी डिसीजन आप उठा के देख लें, ये चीज अब शायद चलने वाली नहीं होगी। जैसा कि वो कहते थे कि फर्स्ट टाइम का एमएलए सीएम बन सकता है, या फर्स्ट टाइम का कोई भी एमपी मिनिस्टर बन सकता है, शायद ये चीज अब ना देखने को मिले, क्योंकि अंदर खानों में बीजेपी के वो सीनियर लीडर्स जो मोदी शाह के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे समझ रहे थे, उसमें शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा नाम है। आप ये मान के चलिएगा कि अब वो स्थितियां पैदा नहीं होंगी, पार्टी का अपना पुराना डेकोरम होगा जो आडवाणी जी और अटल जी के समय में हुआ करता था। ऐसा माना जा सकता कि अगर पार्टी के अंदर कुछ हो गया, हालांकि बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है, ये नहीं कर सकती है, लेकिन कहा राजनीति में कुछ भी नहीं जा सकता। तो ये तय है कि जो डिसीजन पहले पार्टी हाईकमांड के रूप में 2 लोग का नाम आता था, वो लेते थे, वही होता था। शायद मध्य प्रदेश में भी अब वो चीजें देखने को ना मिले। यहाँ पर आपने जो बातें बताई हैं उसी को जरा आगे बढ़ाते हैं। के शर्मा जी, जातीय समीकरण, वोटों के लिहाज से हार जीत का अंतर या फिर वरिष्ठता? देखिए, जाति समीकरण राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाएगा किसको कितना लेते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी लगातार इस पर अपनी बात रखते रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को कितना स्थान मिला है, तो ये
बात को इस बार मुझे लगता है कि सरकार बनाते समय गंभीरता से लिया जाएगा। उसके साथ ही जो सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे थे उस पर डिसीजन हो सकता है। दूसरी चीज आप जो है यहाँ पे सभी वर्गों को संतुष्ट करने वाली जो बात आ रही है, जातिगत के साथ साथ जो वरिष्ठता वाली बात कही जा रही है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इस बार वरिष्ठ नेताओं को जिसको अपनी लोकप्रियता है, जो इस प्रकार से कहना चाहिए कि आक्रामक तेवर भी कह सकते हैं और अपने प्रशासनिक क्षमता की दृष्टि से भी जो एक सफल रहे हैं, इन लोगों को यह मौका मिलने की आशा ज्यादा नजर आ रही है। इसके साथ ठीक है, मैं जरा प्रमोद से जानकारी लेना चाहूंगा। प्रमोद, जरा 2 लाइनें बात पूरी कर दीजिए। कितने चेहरों को शामिल किया जाता है मध्य प्रदेश से? क्या एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? देखिए, मुश्किल से 3 से 4 चेहरे, मुश्किल से। और बीजेपी अपनों को खुश करने की बजाय उनको खुश करेगी जिससे हम बने रहे, यानी बीजेपी सत्ता में बनी रहे। बीजेपी नहीं चाहती कोई डिस्टरबेंस हो। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। बीजेपी कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है। अब तक विपक्ष कमजोर था, लेकिन अब तक बीजेपी सफाई की बात कहती थी विपक्ष की, लेकिन इस बार लोकतंत्र में ये खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और तभी सरकार को वो जनता के मुद्दे मजबूती से मतलब कैबिनेट के गठन के सामने इस वक्त कई सारे चैलेंजेस हैं जो पहले 2014 या 2019 में नहीं थे। उसका असर जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगियों का और वरिष्ठ पत्रकारों का जानकारी देने के लिए, विश्लेषण करने के लिए।